एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज तुम्हारे सामने हम लास्ट लेक्चर यहां पर ला चुके हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लार्ज सैंपल में। और इसके बाद हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बढ़ जाएंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें मीन स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है कि अगर हमें दो मीन्स या फिर दो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हो तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं वगैरह वगैरह। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखवाता हूं, तब फिर मजा आएगा क्वेश्चन पे जाने पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग ऑफ मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ मीन कर लेते हैं, तो यहां लिख लेना कंपेयरिंग मीन्स, या इसे डिफरेंस ऑफ मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास एक मीन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन म्यू 1 और स्टैंडर्ड एरर तो हमें पता है कुछ ऐसा होता है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास होने वाला है जिसमें मैं n1111 लिख देता हूं, पता लग जाए कि हम फर्स्ट वाले डेटा की, फर्स्ट वाले सैंपल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा भी है हमारे पास जो कि नॉर्मल को फॉलो कर रहा है μ2 सिग्मा 2 डिवाइड बाय n2। ये दो हमारे पास सैंपल है लेटेस्ट से। ठीक है, बढ़िया। इस दो सैंपल को मैंने अलग कलर से लिखा है, रीजन क्योंकि इसी का ही सारा काम है। अगर मैं यहां पे डिफरेंस ऑफ मीन निकालना चाहूं तो हमारे पास z क्या आ जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा जिसके बारे में बात करनी है। मैं यहां पे डिफरेंस ऑफ मीन के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब वेरिएबल हमारे पास कुछ ऐसे है, माइनस में इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिवाइड में इसका स्टैंडर्ड एरर। बस खत्म, यही तो होता है। अगर मैं ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिखना चाहता तो वो भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, t माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ t, ऐसा कुछ। बस ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यहां तक बात लिख लेना, बस खत्म हो चुका इसको। लेकिन मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। हमारे पास नल हाइपोथेसिस हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, नल हाइपोथेसिस की x1 बार नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे कि ये जो दो अलग अलग मीन आ रहे हैं सैंपल्स के, इसका जो एस्टिमेटेड मीन होगा, जो पॉपुलेशन का मीन होगा, मतलब मैंने एक पॉपुलेशन के दो अलग अलग सैंपल निकाल लिए। एक सैंपल का आ रहा है x1 जो कि एस्टिमेट कर रहा है μ1, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है μ1, और दूसरा x2 जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है μ2। मैं चाहता हूं ये μ1 μ2 दोनों सेम हो जाए, मैं चाहता हूं ये दोनों सेम हो जाए। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी ये रहेगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी रहने वाली है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो z हमारे पास कैसा, z बनाने से पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार हमारे पास क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 बार, ऐसा कुछ, विच इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अंडर नल हाइपोथेसिस। मैं मान के चल रहा हूं ये 0 आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि दोनों अलग अलग ना हो, सेम ही सेम ही मीन को, सेम ही इन दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यू हो, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, बढ़िया। मैं स्टैंडर्ड एरर देखना चाहूंगा उसके बाद x1 माइनस x2 का। हमें पता है स्टैंडर्ड एरर पहले का होता है सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 और ऐसे ही दूसरे वाले का होता है सिग्मा 2 बाय n2। यहां तक लिख लो, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब मैं इन दोनों का लिखना चाहूंगा तो इसका प्लस में इसका, बताई थी ये बात मैंने। वेरिएंस में नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग कर दो बस, वही हमारे पास आ जाता है। मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने यहां पे ना थोड़ा सा, एक बार इसको फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं वेरिएंस लिखना चाहूं x1 बार माइनस x2 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वेरिएंस ऑफ x1 बार, उसको जो मैंने अभी लिखा है ना उसके नीचे ही लिख लो, ये वेरिएंस ऑफ x2 बार। अगर कट भी कर दिया तो कोई बात नहीं, यह आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2। अगर मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर निकालना है, स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या करते हैं, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 बार, ऐसा कुछ हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा रूट में सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2। ऐसा भी हो सकता था सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, वो भी मैं स्पेशल केस में लिखवा दूंगा, बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं रेडी हूं बिल्कुल z को दोबारा से लिखने के लिए। इसको तो आ जाएगा x1 माइनस x2 डिवाइड बाय रूट में
सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2। ये हमारे पास फाइनल स्टैटिस्टिक आ रही है, ये हमारे पास z आ रहा है फाइनल, फॉलो कर रहा है 0-1 को नॉर्मल के साथ। नॉर्मल पॉपुलेशन, क्योंकि लार्ज सैंपल की बात करें, लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे पास नॉर्मल को फॉलो करेगा। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स कोर्स लाने में, और बहुत मजा आने वाला है उसमें। ठीक है, यहीं पे ऐप पे ही मिलने वाला है तुम्हें, और बहुत से ज्यादा मजा आएगा उसमें। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स में एक जनरल आइडिया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और उसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करने वाला। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो थी वो सारी मैंने यहां पर तुम्हारे सामने रख दी है। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है, आई होप कि समझ आया। अब मैं नोट लिखवाता हूं। अगर मान लो इफ सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब दो जो सैंपल अलग अलग लिए हैं लेकिन उनका जो वेरिएंस है ना दोनों का सेम ही आ गया, मान लो इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर, मान लो वेरिएंस सेम आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर एच नोट मतलब नल हाइपोथेसिस z आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार। मीन सेम नहीं आ रहा है क्योंकि टॉपिक का नाम ही है ये कंपेयरिंग मीन्स। अगर मीन ही सेम आ जाते तो फिर टॉपिक ही गया, है ना। दो अलग अलग सैंपल का कैसे ही कंपेयर कर सकते थे फिर हम। तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय n2, ऐसा कुछ, जो कि बन जाएगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा n1 प्लस n2, 1 by n1 plus 1 by n2, और दिस ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस। बट ये तभी लगाना अगर दोनों के वेरिएंस भी इक्वल आ रहे हो। ठीक है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 पे चलते हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया, बढ़िया, ध्यान से लिख लो यहां तक, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। और मान लो अगर सिग्मा पता ही ना हो तो क्या करें, अगर सिग्मा, इसका प्रूफ तो नहीं कराने वाला हूं मैं, बट अगर सिग्मा पता ही ना हो तो क्या करें, इफ सिग्मा इज नॉट नोन। अब ऊपर वाला ही केस चल रहा है, इसी का ही एक फर्दर है, दोनों इक्वल है लेकिन सिग्मा पता नहीं है, तो मैं इसका बेस्ट एस्टिमेट कैसे लगा सकता हूं, मुझे पॉपुलेशन का नहीं पता है, मुझे पॉपुलेशन का सिग्मा पता ही नहीं है। ये तो पॉपुलेशन का होता है ना, सैंपल का तो वो छोटे वाला एस या बड़े वाला एस होता है, डिपेंडिंग ऑन स्मॉल है या लार्ज सैंपल है। अगर लार्ज सैंपल है स्मॉल एस और कैपिटल एस दोनों सेम हो जाते हैं, लास्ट टाइम बताया था, है ना। स्मॉल एस में यहां पे आता है 1 by n समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और अगर मैं लार्ज एस की बात करूं तो वह आ जाएगा 1 by n माइनस 1, बताई थी ना ये बात, बाकी सेम। तो और लार्ज सैंपल है तो दोनों सेम ही हो जाते हैं, बता रखी है मैंने बातें। और वेरिएंस निकालता तो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर भी आ जाता। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड एविएशन लिख, स्क्वायर स्क्वायर लगा देना यार बस। ठीक है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसा, ये स्मॉल ऐसा अभी, ठीक है, वेरिएंस के लिए ये वेरिएंस है, और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए इसमें रूट लगा सकते थे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। मैं कह रहा हूं अगर दोनों का सेम है स्टैंडर्ड एविएशन और वो भी तुम्हें पता नहीं है, तो एस्टिमेट को कैसे लिखते हैं, टोपी लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना। एस्टिमेट लिखने के लिए उसके ऊपर टोपी लगा दो, और ये टोपी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, n-1, अगर तुम्हें कैपिटल एस बता रखा तो। अगर स्मॉल सैंपल की बात हो रखी है तो ये वाला लग जाएगा n1 माइनस एस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, मतलब इन दोनों का सम n1 प्लस n2 माइनस 2। बट मान लो अगर हमारे पास लार्ज सैंपल आ गए तो स्मॉल सैंपल की बात है, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा n1 स्मॉल s1 का स्क्वायर प्लस n2 स्मॉल s2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर लार्ज सैंपल होता है तो कैपिटल एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्मॉल एस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आई शुड से। आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। बढ़िया। For large samples, for small sample, आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही हो। बढ़िया, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रही होगी कि, और अगर मान लो सैंपल स्मॉल है तो फिर तो हम टेस्ट ही आगे देखेंगे कौन से लगते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सारा कुछ क्लियर है। हमारा मेन आज का जो है वो ये है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगा जो यहां से भी यूज हो जाएगा, एक करा दूंगा। ठीक है, मेनली हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रहा भाई, हमें मिल चुका है फॉर्मूला।
ठीक है, जिसके मीन भी अलग हो और स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंसेस भी अलग हो, वो हमें देखना है। चलो बढ़िया, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है कि एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखा तो नहीं ना, नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, नोट लिख लो, एक नोट नंबर 3। अगर सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड सिग्मा इज नॉट नोन, सिग्मा इज नॉट नोन, तो क्या करें, इसकी जो टोपी होती है वो किसके इक्वल होती है, एस के। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो, ठीक है, तो बन जाएगा s1 का स्क्वायर बाय n1 स्मॉल है याद रखना, प्लस s2 का स्क्वायर बाय n2 फॉर लार्ज सैंपल्स, फॉर लार्ज सैंपल्स। ठीक है भाई, बढ़िया, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड दिस ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 1। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, द मीन्स ऑफ टू सिंगल लार्ज सैंपल ऑफ 1000 and 2000 मेंबर्स। तो पहला दे रखा है 1000 और दूसरा दे रखा है 2000, आर 67.5 एंड 68। पहले का मीन दे रखा है 67.5 इंचेस और दूसरे का दे रखा है 68 इंचेस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कैन द सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन 2.5 इंचेस, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मुझे बता रखा है, क्या ये हम कह सकते हैं कि ये सेम ही पॉपुलेशन के सैंपल हैं? तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों का जो एस्टिमेटेड मीन है वो इक्वल है ना। तो मैं दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस में मैं मान के चल रहा हूं कि μ1 मस्ट बी इक्वल टू μ2। जो भी पॉपुलेशन होगी, ये दोनों के दोनों का जो एस्टिमेट है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आना चाहिए। मतलब इसका जो एस्टिमेट आएगा μ1, इसका जो एस्टिमेट आएगा μ2, दोनों इक्वल होने चाहिए। और अगर इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें, एंड ऐसे भी लिख लो, एंड μ1 इक्वल टू μ2 एंड सिग्मा इक्वल टू 2.5 इंचेस, ऐसे लिख लो। दैट इज सैंपल्स आर ड्रॉन from the same population with standard deviation equal to 2.5 inches। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मैं क्या मानना चाहता हूं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि आ जाएगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। कितनी टेल टेस्ट हो गया, 2 टेल्ड। कितने टेल हो गया, 2 टेल्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखो भाई। थर्ड स्टेप हमारा आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 बार, मतलब x1 बार माइनस x2 बार, जो कि हमारे पास आ जाएगा 67.5 माइनस 68। घबराना नहीं है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव कर लेंगे, हमें मोड z देखना होता है, ठीक है। और रूट में सिग्मा तो दोनों के लिए स्क्वायर सेम ही है, तो 2.5 का स्क्वायर बाय 1000 प्लस 2.5 का स्क्वायर बाय 2000, जो कि हमारे, एक मिनट दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसमें से 2.5 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ऊपर बच रहा है 0.5, नीचे आ जाएगा 2.5 और रूट में रह जाएगा 3000 बाय, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 के साथ 6 जीरोस, 3 जीरो तो कट ही जाएंगी, बस मेरे ख्याल से बच जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो z की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगी, और यहां भी माइनस आना चाहिए था ना, माइनस में आ जाएगा 5.1, z आ जाएगा
5.1, वो भी माइनस का। भाई इतनी बड़ी वैल्यू तो कभी होती ही नहीं है ना। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। और हाँ ठीक है, अगर मोड ऑफ जेड की बात करूं तो ये 5.1 आ गया। और कंक्लूजन में लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 3 स्टैंडर्ड एविएशन तक ये पॉसिबल होता है हमारा। मतलब सॉरी, मोड जेड की वैल्यू हमारे पास कहां तक पॉसिबल होती है, मोड जेड हमारे पास ग्रेटर देन 3 आ चुका है, ग्रेटर देन 3 आ चुका है, विच इंप्लाइज एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट इज रिजेक्टेड, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो ये सेम पॉपुलेशन से नहीं आए हैं, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि द सैंपल्स आर नॉट फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। जो भी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो हमारे पास बड़ी आ जाएगी, किससे, वो वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाएगी 3 से। सबसे बड़ी वैल्यू आज तक हमने कितनी देखी है, 3 ही तो होती है, 3 से भी बड़ी आ गई भाई जेड की वैल्यू, तो पॉसिबल नहीं, नल हाइपोथेसिस को उड़ा दिया। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि आसान से क्वेश्चन है, पता होगा तुम्हें सब क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छी बात यही होती है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। इन अ सर्वे ऑफ बाइंग हैबिट्स 400 women shoppers are chosen at random in supermarket A located in a certain city. Their average N1 भी 400, N2 भी 400. Their average weekly food expenditure is 250 with a standard aviation. स्टैंडर्ड एविएशन कितना है, 40। 250 एवरेज है जो खर्चा करते हैं, 290 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। और दूसरे जो 400 हैं उसमें क्या किया हुआ है, सुपरमार्केट बी द एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर इज 220 और इनका स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा 55 रुपए। ठीक है भाई, मान लेते हैं। कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। सही है भाई, पहले ही उनको इतनी छूट दे दिया, ऊपर से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आगे क्या रखा है, टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द एवरेज सैलरी फॉर दिस इज पॉपुलेशन फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द टू पॉपुलेशन ऑफ द शॉपर्स आर इक्वल। ठीक है भाई, देख लेते। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे नल हाइपोथेसिस सेट करने से। क्या आएगी, खुद से सोच के बताओ। नल हाइपोथेसिस इस बार क्या आनी चाहिए, नल हाइपोथेसिस हमेशा सेम ही रहती है यार, है ना, μ1 इक्वल टू μ2, यही रहती है। कंपेयरिंग मीन में हमारे पास यही रहने वाली है। मैं यहीं से एक लाइन उठा लेता हूं ताकि मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख सकूं। लास्ट में लिखा था एवरेज सैलरी, नहीं, द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ टू पॉपुलेशन शॉपर्स आर इक्वल। यही लाइन यहां पे चिपका देते हैं ताकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे। ठीक है, लास्ट लाइन ही मैं यहां पे लिख रहा हूं, द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर of the two population are equal. Populations of shopper are equal. इतने गलती अलाउड, मतलब इतना स्टैंडर्ड एविएशन अलाउड करने के बाद भी हम मान के चल रहे हैं कि जो इनका एस्टिमेट होगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों के जो एस्टिमेटेड मीन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। बस हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करते हैं और क्वेश्चन करने पे कूद पड़ते हैं। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 और ये 2 टेल्ड टेस्ट होगा। ठीक है, बढ़िया। और टेस्ट स्टैटिस्टिक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और खत्म हो चुका है। z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस में सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय n2, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। एंड दिस फॉलोज नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 1, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 माइनस 220 आएगा तो चलो पॉजिटिव में, यह आ जाएगा
40 का मतलब 400, सॉरी 40 का मतलब 1600, स्क्वायर भी है ना, डिवाइड बाय 400 प्लस 55 का स्क्वायर डिवाइड बाय फिर से 400। ये 400 को तो बाहर ही घेर सकते हैं, ऊपर भी आ जाएगा 30 और नीचे 400 का 20 बाहर, और ये आ जाएगा 1600 प्लस में 55 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 27 तो 5 2 0 3 3025 अप्रोक्स। 20 भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 6000, है ना। तो इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर 8 के आसपास, जहां तक मुझे याद है 8.82 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन हमारे पास है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 पॉइंट समथिंग होती थी वैल्यू, 2.58 मोड z is equal to 8.82 is greater than 2.58, जो कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल टेस्ट से आता है। Hence H0 is rejected। दोनों के सेम एवरेज तो नहीं होने वाला एक्सपेंडिचर, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जगह मैं बना लेता हूं। आई होप कि समझ आ रहे हो क्वेश्चंस। आगे इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। अभी तो हम सॉल्व्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी हम अनसॉल्व्ड पे जब जाएंगे ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब लगेगा दोनों का दिमाग, तुम्हारी साइड से भी और मेरी साइड से भी, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज आर्ली वेज ऑफ अ सैंपल ऑफ 150 वर्कर्स इन अ प्लांट ए वॉज 2.56 विद स्टैंडर्ड एविएशन। भाई एक सैंपल लिया 150 वर्कर का, जिसका एवरेज सैलरी कितनी दे रखी है 2.56 रुपीज एक घंटे का, और जिसमें स्टैंडर्ड एविएशन है 1.08। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, N1 दे रखा है 150 लोग, एवरेज सैलरी 2.56 और स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है। इसकी तो टॉपी मेरे ख्याल से यही हो जाएगी इसकी इक्वल 1.08, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन का तो दे ही नहीं रखा, सैंपल का दे रखा है। अब ये भी बताया था अगर सैंपल काफी बड़ा हो तो एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। S1 इक्वल आ जाएगा इसके। ऐसे ही N2 दे रखा है, 200 बंदों का ग्रुप है और 2.87 इसका मीन है, और 1 पॉइंट इसको भी टोपी लगा सकते हैं 1.87 1.28 इसका स्टैंडर्ड एविएशन है, ठीक है भाई। कैन एन एप्लीकेंट सेफली एज्यूम द आर्ली वेजेस पेड बाय प्लांट बी आर हायर देन, इस बार 1 टेल टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं वो हायर नहीं होंगे नल हाइपोथेसिस में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में हम मान के चल रहे हैं, इन्होंने कहा इसकी जो एवरेज है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, पता नहीं भाई, देखते हैं। जो एस्टिमेटेड इसका आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं μ1 इज इक्वल टू μ2, कंपैरिजन ऑफ मीन में हम यही मान के चलते हैं हमेशा। मैं चाहता हूं ये गलत हो जाए, ठीक है। मैं ये नल हाइपोथेसिस में मान के चल रहा हूं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन लेवल ऑफ वेजेस, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ ए एंड बी। चलो, और H1 क्या आ जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि μ2 बड़ा होना चाहिए या μ1, μ2 बड़ा होना चाहिए μ1 से, μ2 बड़ा होना चाहिए μ1 से। तो μ2 बड़ा होगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, तो लेफ्ट टेल टेस्ट हो जाएगा ये, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। अरे भाई x1 बार माइनस x2 बार होता है ना, x2 बार बड़ा होना चाहिए, तो ये लेफ्ट टेल्ड टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि हमारे पास आ जाएगी z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय रूट में s1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर बाय n2, जबकि मैंने ये तुम्हें नोट नंबर 3 लिखवाया था, इसका क्वेश्चन पहले आ गया। तो ये अपने पास आ जाएगा
2.56 माइनस 2.87 डिवाइड बाय रूट में S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर 1.08 का स्क्वायर बाय 150 प्लस में 1.28 का स्क्वायर बाय 200। भाई जैम वगैरह जैसे एग्जाम में ना मिल जाता है तुम्हें कैलकुलेटर, सोच रहे होंगे भैया साथ साथ लिखवा रहे हो, डिजिटल कैलकुलेटर मिलता है वहां पर तुम्हें, वो कब यूज करोगे? तो आंसर आएगा माइनस के 2.46, माइनस के 2.46। इसी बात पे कंक्लूजन लिखो, इसी बात पे कंक्लूजन लिखते हैं। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है, इसमें कुछ कह नहीं रखा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान के चलेंगे, तो 5% के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.645, 1.645। लिख लो कि कंक्लूजन यही होती है कि वैल्यू मेरे को दोबारा देखनी पड़ेगी यार। 1.645 5% लेवल ऑफ राजन लेफ्ट टेल टेस्ट था ये, मैं 2 टेल के हिसाब से निकाल रहा, ठीक है, माय मिस्टेक। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस Z की वैल्यू होती है 1.645, वो भी नेगेटिव में। हेयर अगर मैं इसका मोड ले लूं तो मोड Z इज इक्वल टू 1.645 और यहां पे मोड Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2.46 विच इज ग्रेटर देन 1.645, हेंस विच इंप्लाइज H0 इज रिजेक्टेड। भाई अभी तक एक में एक्सेप्ट नहीं हुई, समझ पा रहे हो? H0 इज रिजेक्टेड विच इंप्लाइज हमें क्या प्रूव करना था कि B हैज हायर, क्या लिखना था इसमें? B हैज हायर, B इज हाईली पेड देन A। मेरे को जो समझ आया मैंने वो तो लैंग्वेज बना के लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है भाई, ऐसा कुछ आना चाहिए, देख लो तुम्हारे सामने है, ठीक है, बढ़िया। यहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, मैं सोच रहा था 2 टेल टेस्ट में 1 टेल था जबकि वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सर्टेन फैक्ट्री देयर आर इन अ सर्टेन फैक्ट्री देयर आर 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग द सेम आइटम, ठीक है। द एवरेज वेट इन अ सैंपल ऑफ 250, ठीक है, 250 चीजों का एक सैंपल उठाया है जिसमें कह रहे हैं प्रोड्यूस फ्रॉम 1 प्रोसेस इज फाउंड टू बी 120 आउंसेस, आउंस विद अ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 12। स्टैंडर्ड एविएशन फिर से भाई टोपी लगानी पड़ेगी, सैंपल का दे रखा हमें, कितना दे रखा था 12, और दूसरा डेटा दे रखा हमें with the corresponding figures in a sample of 400 items, जिसमें 124 मीन है, 124, और इसमें स्टैंडर्ड एविएशन को जो एस्टिमेट करेंगे वो हमारे पास दे रखा है 14। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ये, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, एक मिनट रुक जाओ, इज देयर डिफरेंस, इज दिस डिफरेंस, रुक जाओ, ऑब्टेन द स्टैंडर्ड एरर फॉर दिस डिफरेंस। सिर्फ स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो हमें पता है फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 बाय n1, सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय n1, बट यहां पे एस्टिमेट करा हुआ है तो s1 का स्क्वायर बाय n1, s2 का स्क्वायर बाय n2। कितनी अच्छी बात है बेटे, अभी तुम्हें पता लगेगा जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कितनी अच्छी बात है कि ये इसके इक्वल आ जाता है। ये तो हमेशा ही आता होगा भैया, नहीं 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 भाई, जब बड़ा सैंपल होगा ना तभी ये होता है। अभी अगले लेक्चर में तुम्हें दिक्कत दिखाते हैं, वहां पे जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिखेगा ना इतना बड़ा सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, पता लगेगा फिर तुम्हें, फिर बोलोगे कि ये जिंदगी क्यों मिली हमें, बढ़िया हुआ मिल गई,
खूबसूरत सी चीज आएगी। आई होप, डरा नहीं रहा हूं यार, मजाक कर रहा हूं, मजे से करेंगे यार, ये होता है सबसे मुश्किल जो कि हम इतने इजीली कर पा रहे हैं। शायद आई होप कि तुम्हें भी मजा आ रहा हो इस लेक्चर में। पिछले वाला लेक्चर थोड़ा सा टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि जब जस्ट स्टार्ट ही की थी, और स्टार्टिंग में हर चीज मुश्किल लगती है, रिलेशनशिप भी धीरे धीरे जाके बेड़ा गर्क होता है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 120 प्लस में 196 डिवाइड बाय 24। तुम्हारे पास भी कैलकुलेटर होगा, मेरे पास तो भाई पूरे के पूरे बुक ही है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.034। पूछ लो मुझसे स्टैंडर्ड एरर, ये रहा, निकाल दिया हमने। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा है इज दिस डिफरेंस सिग्निफिकेंट, तो नल हाइपोथेसिस सेट कर देते हैं μ1 इक्वल टू μ2, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, सैंपल मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। H1 हमारे पास आ जाएगा μ1 नॉट इक्वल टू μ2, देयर इज डिफरेंस, तो टू टेल्ड हो गया है ना, टू टेल्ड हो गया। इसके बाद हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालनी है। अब तो मेहनत कम ही लगेगी हमारी, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी सारा काम तो कर ही दिया। Z इज इक्वल टू 120 माइनस 124 डिवाइड बाय आ जाएगा 1.034, ऑलरेडी निकाल दिया था। ये आ जाएगा माइनस के 4 बाय 1.034, जो कि अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 3.87 माइनस का, और अगर मैं इसका मोड लूंगा तो 3.87। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी। 3 से बड़ी वैल्यू कहां से ही लाओगे, है ना, कितना ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ले जाओ। तो लिख लो सिंस, कंक्लूजन में लिख लेना, 3 से बड़ी आ जाए तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया करो। कंक्लूजन, सिंस mod z is greater than 3, hence h naught is rejected। खत्म हो चुका है, इसका मतलब there is a significant difference between these two। नेक्स्ट हमें क्या रखा है, ऑल्सो फाइंड द 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। ऐसी मेरे को लिमिट बताओ जिसके बीच में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं इतना डिफरेंस आ रहा होगा। अगर तुम बता रहे हो कि वो उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो बताओ वो डिफरेंस जो है वो कितनी लिमिट में आता होगा। बात तो सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही है। तो ये निकालना उससे भी आसान है। 99% क्या कहते हैं इसे, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ये आ जाएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास, ऐसे होता है ना, z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय दिस, वही वाला करना हमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, टू टेल्ड टेस्ट में 1% पे 2.58 है ना, अभी निकाली थी। x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस 2.58 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2 बार, जो कि आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस 2.58, स्टैंडर्ड एरर 1.034। मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है ऐसा कुछ आ जाएगा। ध्यान से देख लो, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 4। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4, प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 2.67 अप्रोक्सीमेटली, और 2 वैल्यूज आनी चाहिए यहां से। एक हमारे पास आ जाएगी 6.67 और एक आ जाएगी 1.33। 2 वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड मीन है वो हमारे पास कहां से कहां तक लाई करेगा, 1.33 से लेके 6.67 तक। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप की बात समझ, इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है, बस इसमें मोड भी नहीं लगाना, ये आ जाएगा हमारे पास। वैसे लगा भी सकते हो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इस पर, लगाना ही पड़ेगा। म्यू वन छोटा है, लगाना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास आ चुका फाइनल लिमिट जिसके बीच में डिफरेंस ऑफ मीन हमारा रहने वाला है। बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या रखा है कि द मीन हाइट ऑफ 50 मेल स्टूडेंट्स हु शोड अबव एवरेज पार्टिसिपेशन इन कॉलेज। Athletics was 68.2 inches with a standard deviation of 2.5 inches. कितने दे रखे हैं? 50 मेल्स। तो N1 दे रखा है 50, X1 बार दे रखा है, एवरेज कितना बता रहे हैं 68.2, और स्टैंडर्ड एविएशन कितना बता रहे हैं? मीन हाइट ऑफ दिस हैव शोड दिस 2.5 इंचेस, और सिग्मा 1 नहीं दे रखा, सैंपल ले रखा है, तो सैंपल का हमारे पास आएगा 2.5। ऐसे ही दूसरा सैंपल भी 50 ही स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है। While 50 male of student who showed in no interest in such participation has a mean height of 60। भाई कोई हुआ होगा कुछ स्कूल में, उसमें हाइट नाप ली इन्होंने, पता नहीं क्यों। भाई इतनी हाइट है, तुम इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। जो कि कैसी बात है यार, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी हाइट नाप के भेज दिया। कैसी बात थी? किसी ने पार्टिसिपेट किया, उसकी हाइट नाप ली, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी हाइट नाप ली। ये कैसी बात हुई मतलब? बट कोई बात नहीं, जो भी दे रखा है। इन्होंने क्या रखा, पहला काम तो ये करो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मेल हु पार्टिसिपेट इन कॉलेज आर टॉलर देन अदर मेल स्टूडेंट्स। यार यहां से ना एक मैं तुम्हें कॉजेलिटी वाला वो बताऊं, मेरे को एग्जैक्ट वो कोटेशन तो नहीं याद है, बट ऐसा होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स से, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या ये हम कंक्लूजन निकाल लें? जो किसी एथलेटिक्स में कोई एथलेटिक की गेम में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमेशा वो लंबे होंगे उनसे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कोई कंक्लूजन निकला क्या? ऐसा नहीं होता, बस यहीं पर स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी फेल हो जाती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि यही थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन टाइप है। मतलब ये कहते हैं कि अगर हाइट बड़ी होगी, जिनकी हाइट बड़ी है उनका इंटरेस्ट होगा, जिनकी हाइट छोटी है उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। बट ऐसा इन जनरल तो नहीं कह पाएंगे ना हम, तो यहां पे थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाती है। बट फिलहाल के लिए नल हाइपोथेसिस हमारी हो जाएगी कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के मीन में। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा मतलब हाइट में। और दूसरा इन्होंने वन टेल टेस्ट ही कहा, जहां तक उम्मीद है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा लंबे ही होंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनसे। टेस्ट स्टैटिस्टिक पे चलते हैं, मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरी खुद की हाइट इतनी छोटी है यार, यहां तक मेरा हाथ पहुंच जाता है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय रूट में s1 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर, सॉरी n2। ये बन जाएगा 68.2 माइनस 67.5 डिवाइड बाय रूट में 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50, 2.8 का स्क्वायर बाय 50। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं आंसर आएगा 1.32। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कोई बात नहीं किया, तो वही हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.645, है ना। तो कंक्लूजन लिख सकते हैं, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस z alpha is equal to 1.645, here mod z is equal to 1.32 is less than 1.645, which implies h naught is accepted। इस बार हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई सही बोल रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, और होना भी यही चाहिए था यार, है ना। कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हम यार, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि बड़े हैं तो एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे हैं तो नहीं करेंगे। तो वही कंक्लूड दैट कॉलेज एथलीट्स आर नॉट टॉलर देन अदर मेल्स। वी कंक्लूड दैट कॉलेज एथलीट्स are not taller than
अदर मेल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स। चलो भाई, इसका दूसरा पार्ट भी है वैसे तो। अभी दूसरे में क्या क्या रखा है? बाय हाउ मच शुड द सेम साइज ऑफ ईच ग्रुप बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट द ऑब्जर्व डिफरेंस ऑफ 0.7 इंचेस इन द मीन हाइट बी सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एन की वैल्यू बताओ कि उनमें एक डिफरेंस आ जाए, सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ जाए दोनों में। मतलब इसको कितना बढ़ाऊं या इसको कितना बढ़ाऊं, एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस मेरे को देखने को मिल जाए। उसके बाद मैं कह सकूं एथलीट्स वालों की हाइट लंबी होती है अगर वो 6 फुट से ज्यादा है, और मतलब जो क्राइटेरिया है, अगर मैं 6 फुट रख देता हूं तो 6 फुट से लंबे वाले एथलीट और उससे छोटे वाले नहीं होंगे, नहीं उनका इंटरेस्ट होगा। ऐसा करने के लिए फिर से मैं जेड स्टैटिस्टिक लगाने वाला हूं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। मेरे को इस बार एन नहीं पता और दोनों में सेम क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए, तो मैं एन को दोनों में सेम ही रख देने वाला हूं, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कहने का कुछ ऐसे है। सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था कि मीन पे कोई फर्क ना डालो, लेकिन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क ना डालूं फिलहाल के लिए, लेकिन मैं एन की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि जो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इससे बड़ा हो जाए, ताकि मैं ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकूं। एन की क्या वैल्यू होगी ताकि मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूं, और वो कितनी थी? 1.645। एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा ऊपर 5 और 2 0.7 डिवाइड बाय 1 बाय एन कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.645। अगर क्रॉस मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो एन ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर ये नीचे 1.645 डिवाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा 6.25 प्लस में 2.8 का स्क्वायर। जब तुम इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 78। 78 इंचेस या उससे ज्यादा करोगे तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इफ n is greater than equal to 78 then h naught will be rejected or there will be significant difference between heights बस खत्म ऑफ टू ग्रुप्स। चलो, तो फाइनली मैंने यहां तक खत्म कर दिया है। अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बाकी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस के लिए मैं कहीं से भी ले आऊंगा, मेरे पास 5 बुक्स हैं, बट हम थ्योरी के लिए बेस्ट बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं एफएमएस, और वही हमें करनी भी थी, ठीक है। कंपेयरिंग मीन तो हो गया, अब लिखो कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ी सी थ्योरी करते हैं, उसके बाद चलेंगे कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले 2 पॉपुलेशन होंगी, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन S1 एक का S2, ठीक है। तो मैं उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहूंगा S1 माइनस S2 की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S2, मैं चाहूंगा कि ये आए सिग्मा 1, ये आए सिग्मा और ये भी आए सिग्मा, और दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो और 0 आ जाए, मैं चाहूंगा ऐसा। और यही नल हाइपोथेसिस भी बनने वाली है, ठीक है। H नोट भी यही बनेगी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, मैं यही चाहूंगा, ठीक है, या S1 इज इक्वल टू S2 लार्ज सैंपल के लिए। बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी, ठीक लिखा ना? हाँ, मैं चाहता हूं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और H1 वही हो जाएगा कि इससे डिफर करते हैं, 1 टेल 2 टेल कुछ भी बन सकता है। मैं इसका Z लिखना चाहूँगा तो आ जाएगा S1 माइनस S2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ S1 माइनस S2, बस इतना ही है। और स्टैंडर्ड एरर अगर मैं इसका लिखना चाहूँगा तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है, ठीक है। ये आता है S1 माइनस, इसके 2 वीडियो पहले लिखवाया था, बस इसमें आ जाता है 2n1 प्लस में सिग्मा 2n2। और हमें पता है कि अगर मान लो कभी कभी तुम्हें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा तो तुम एस्टिमेट कर सकते हो फॉर लार्ज सैंपल सिग्मा 1 इक्वल टू S1 हो जाता है, सिग्मा 1 की टॉप पी इज इक्वल टू S1 की टॉप पी। तो ये बात लिखवाई देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वरना बात मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिखवाई देता हूं कि इफ sigma 1 and sigma 2 are not known and sample is large, then sigma 1 की टॉप p is equal to S1, sigma 2 की टॉप p is equal to S2, which implies Z आ जाएगा S1 minus S2 डिवाइड बाय रूट में S1 का स्क्वायर बाय 2n1 S2 का स्क्वायर बाय 2n2। फटाफट इसके भी 2 क्वेश्चन करते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया यार, व्हाई इज दैट? मजा आना अभी तो स्टार्ट हुआ था, कोई बात नहीं। ये हमारे पास रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 कंट्रीज गेव द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू हाइट्स। पता नहीं इनको हाइट से क्या लेना देना, हमेशा हाइट हाइट हाइट। तो एक ए है एक बी है, जिनमें डेटा कुछ ऐसा दे रखा है, मीन दे रखा है। पहले n1 की बात कर लेते हैं 1000, n2 की बात कर लेते हैं 1200। बड़ा सैंपल है यार, ऐसी बात नहीं है। मीन की बात कर लेते हैं तो दे रखा है 67.42, और यहां मीन की बात कर लेते हैं, ये दे रखा है 67.25। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं, याद रखना सैंपल का दे रखा भाई, इंचीज में ये 2.58 और यहां दे रखा है 2.50। बस इतना ही कह रखा, हमारा डेटा खत्म। इज द डिफरेंस ऑफ मीन्स सिग्निफिकेंट? पहले मीन के बारे में बताना है, तो नल फर्स्ट पार्ट करते हैं। मतलब पिछले वाला टॉपिक भी है और ये वाला टॉपिक भी है। दूसरे में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेंगे मेरे को जहां तक उम्मीद है। H नोट सेट करते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2, और H1 सेट करते हैं, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। सिग्निफिकेंट लेवल दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, 5% चुपचाप मान लेंगे हम, ठीक है। और 2 टेल्ड है ना, बस तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगी, क्या आ जाएगा? Z इज इक्वल टू 67.42 माइनस 67.25। अभी मीन वाला कर रहे हैं, है ना, ठीक है। डिवाइड बाय रूट में, दोनों सेम ही हो जाएंगे ना, 2.58 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस 2.50 का स्क्वायर अपॉन में n2। कैलकुलेशन तो भाई भयंकर सी ही है, इसको सॉल्व करके देखोगे आंसर आएगा 1.56। कंक्लूजन लिख सकते हैं 1.96 से छोटा है। मोड Z is equal to 1.56 which is less than 1.96 at 5% level of significance, at 5% level of significance, ऐसा कुछ, which implies H naught is accepted। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, which implies there is no significant difference between means। स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा पार्ट, इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट? H नोट एक्सेप्ट, H नोट क्या आएगा? S1 इक्वल टू S2, सॉरी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। ऑल्दो मैं S1 इक्वल टू S2 भी लिख सकता था क्योंकि दिया ही नहीं हुआ सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना। तो एस्टिमेट उनके, अरे सिग्मा 1 की टॉप पी किसके इक्वल होता है? S1 के, और सिग्मा 2 की टॉप पी किसके इक्वल होता है? S2 के। तो मैं S1 इक्वल टू S2 भी लिख सकता था क्योंकि दिया ही नहीं हुआ सिग्मा 1 सिग्मा 2। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। बढ़िया, इंग्लिश पे तो 4 मेडल मिलने चाहिए मुझे फिलहाल के लिए।
H1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। राइट टेल्ड तो मतलब टू टेल्ड टेस्ट बन गया है, क्योंकि इसने कहा ही नहीं किससे ज्यादा हो, सिग्मा 2 ज्यादा हो सिग्मा 1 ज्यादा, कुछ नहीं कहा। तो टू टेल्ड टेस्ट कुछ नहीं कह रखा। 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 1.96 की वैल्यू उठाएंगे और खत्म कर देंगे। Z स्टैटिस्टिक हमें लिखनी आती है S1 माइनस S2 डिवाइड बाय S1 का स्क्वायर बाय 2n1 का स्क्वायर 2n1 S2 का स्क्वायर बाय 2n2। और एक चीज को और ध्यान रख लेंगे कि ये मैंने अच्छा लिख ही दिया, ये लिख दिया यहां पे, इसलिए मैं ऐसा लिख पाया, वरना यहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 आता है, याद रखना। वरना यहां पे क्या आता है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 लिख लेना, बिकॉज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉट नोन। KNOW वाला N वाला KNOWN नोन आर नॉट नोन। तो Z कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, S1 माइनस S2, मतलब ये रहा 2.58 माइनस 2.50 डिवाइड बाय रूट में S1 का स्क्वायर, मतलब 2.58 का स्क्वायर डिवाइड बाय N1 2n1 प्लस 2.50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2000। कैलकुलेशन करके देखना तो इसका आंसर आना चाहिए 1.03। कैलकुलेशन ध्यान से, कैलकुलेटर मिलने वाला है एग्जाम में तो वहां से कर सकते हो, अभी भी वीडियो को पॉज करके कर लेना, शायद देर में भी मिस्टेक इन माय कंक्लूजन। तो फिर से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन मोड Z इज लेस देन 1.96 हेंस H0 इज एक्सेप्टेड। फिर से हम कह सकते हैं कि therefore there is no significant difference, there is no significant difference between their standard deviations and that is the final answer of ours। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आसान था ना क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ मीन वगैरह, बस एक बार समझ आना चाहिए। अब पिछले वाले लेक्चर को दोबारा देख लेना तो और मजा आने वाला है तुम्हें, ठीक है। टू पॉपुलेशन हैव देयर मीन्स इक्वल, पॉपुलेशन के मीन इक्वल दे रखे हैं। अच्छा, ये तो हमें ना बताते हम तब भी लेके चल लेते हैं ना। मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2 गिवन, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा कुछ बता रखी है तो बातें, एक्सपेक्टेशन की पूरी लेक्चर दे रखा है तुम्हें मैंने, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। ऑल्दो में ये बात पता ही थी, बट स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 इज ट्वाइस द अदर, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1 इज ट्वाइस द अदर पॉपुलेशन का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S1 माइनस S2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S2, तो यह आ जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, बढ़िया। वैसे इसने 1 इज ट्वाइस द अदर, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे आएगा, सिग्मा माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू माइनस के सिग्मा, अभी सही है ना, पहले वाले का डबल, 1 इज ट्वाइस द अदर, ठीक है, 1 इज ट्वाइस दी अदर, मैं ऐसा लेके चल रहा हूं। तुम 2 सिग्मा माइनस सिग्मा भी कर सकते थे, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कहा है कि इन द सैंपल ऑफ साइज 2000 फ्रॉम ईच ड्रॉन अंडर द सैंपल ऑफ सैंपलिंग कंडीशन द डिफरेंस ऑफ मीन्स विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी नॉट एक्सीड 0.15 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और आगे क्या कहा रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस विल एक्सीड हाफ ऑफ दिस अमाउंट। सबसे पहले तो भाई मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, वैसे मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है,
बट तुम मत कट करना, लिखा रहने देना इसे, ठीक है, इसे लिखा रहने देना, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ऑल्दो हमारे को ज़रूरत नहीं है, बट कटिंग करके ऐसे गंदा सा मत बना लेना क्वेश्चन। इस पे ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लेना, अभी ज़रूरत नहीं थी इसकी, ऐसे लिख लेना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। लिख लो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस निकाल लिया है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, जो कि हमारे पास आता है रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, और सिग्मा तो दे रखा है, एक का सिग्मा स्क्वायर और एक का 2 सिग्मा स्क्वायर, और इनके जो साइज दे रखे हैं वो 2000 दोनों के। वैसे मैंने तुम्हें कहा ही था किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम इसको प्लस सिग्मा लिख लो चाहे माइनस सिग्मा लिख लो इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस पॉपुलेशन का है डबल, दोनों में ही 2000 दे रखे हैं, बस एक का दूसरे से डबल है। ऑल्दो हमारे को इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है इस चीज़ की। स्टैंडर्ड एरर हमारे पास सॉल्व करके देखोगे, सिग्मा स्क्वायर को बाहर लेना तो आ जाएगा 0.5 सिग्मा। सॉल्व करके देख लेना, और इन्होंने कहा भी शायद ऐसे ही कुछ था कि शो दैट इन दिस सैंपल ऑफ साइज 2000 फ्रॉम ईच ड्रॉन अंडर sample that of sampling condition, the difference of mean will in all probability not exceed 0.05, not exceed sigma। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाल के देखते हैं कि क्या बनने वाला है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, याद रखना। z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, जो कि हमारे पास आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार दे रखा है क्या? ना, नहीं दे रखा। डिवाइड बाय, ये तो हमने निकाल लिया 0.05 सिग्मा। तो यहां से अगर मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूं, इन्होंने कुछ कहा हुआ है? इन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो हमारे पास z की वैल्यू किससे छोटी होती है, ये तो हमें पता ही है ना, 3 से तो छोटी ही होती है ना। अगर ये नॉर्मल पॉपुलेशन को फॉलो कर रही है तो मीन होता है इसका 0 और स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है 1, तो कितने स्टैंडर्ड एविएशन तक, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन भी 1 ही हो जाएगा। कितने स्टैंडर्ड एविएशन तक हम डेटा को कितने स्टैंडर्ड एविएशन तक होती है नॉर्मल पॉपुलेशन? 3 स्टैंडर्ड एविएशन तक। मैंने ऑलरेडी ये बात बताई हुई है, ध्यान से समझो। फिर से जो कहना चाह रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड और नॉर्मल वेरिएट में जो हमारे को ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, ये दोनों साइड कितने में कवर हो जाती है। मतलब यहां पे अगर मीन है तो तुम यहां से अगर चले जाओगे 3 स्टैंडर्ड एविएशन आगे, प्लस 3 स्टैंडर्ड एविएशन, और यहां से चले जाओगे माइनस 3 स्टैंडर्ड एविएशन इधर की साइड, तो तुम्हें ऑलमोस्ट 99.2% एरिया कवर हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मैं कहता हूं कि z की जो वैल्यू है मोड z की, वो 3 से तो कम ही होती है। समझ पाए? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार का मॉडुलस डिवाइड बाय 0.05 सिग्मा लेस देन 3। तो ये आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार इज लेस देन 0.15 सिग्मा। मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट इन्होंने यही कहा था, विल नॉट एक्सीड 0.15 वेयर सिग्मा इज द स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। यही कहा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमें निकालना था, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बढ़िया, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें इन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी की बात कही हुई है। प्रोबेबिलिटी कहा है कि स्मॉल p मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट, ब्रैकेट लगा लेते हैं इस पे, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस विल एक्सीड हाफ ऑफ दिस अमाउंट। मेरे ख्याल से यही बनेगा, अब तो निकाल ही सकते हैं ना, हाफ विल एक्सीड दिस अमाउंट, खत्म। यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी निकाला था हमने यहां से, ये रहा,
यहां से निकाल सकता हूं मैं इसको। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा मोड जेड एट 5%, अब नहीं, मोड जेड इंटू में 0.05 सिग्मा ग्रेटर देन हाफ ऑफ दिस। मैं एक बार चेक करूंगा, इन्होंने ग्रेटर देन ही कहीं कहा हुआ ना, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आ चुका है ऐसा कुछ। अगर मैं 0.05 को नीचे भेज दूं तो हमारे पास बन जाएगा मोड जेड ग्रेटर देन, सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनना चाहिए कि 1.5, लेकिन ऐसा तो मैं सॉल्व कर नहीं पाता। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1.5। अरे पूरे में से प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है ना, तो 1 में से माइनस कर दो तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और इसको भी मैं अगर ब्रेक करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.5, सॉरी 0 से लेके 1.5, है ना। मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और इस पे मैंने बहुत ग्रेट डिटेल में तुम्हें बता रखी हैं चीजें। मोड z 1.5 का मतलब है -1.5 से लेके +1.5 तक। अगर मैं इसको, दोनों सिमेट्रिकल होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 1 सिमेट्रिकल होती है। तो अगर मैं ये वाले एरिया को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखूं तो 2 गुना हो जाएगा, इसके 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 5 है, ये 5 है तो टोटल 10, 5 × 2। तो मैंने इसको एक ही बार लिख लिया। अगर मैं इसको गायब कर दूंगा यहां से तो डेटा कहां से स्टार्ट होगा, यहां से यहां तक। और ये जो पिछले वाला था ये कहां गायब हो गया, इसके लिए मैंने 2 लगा दिया। 2 टाइम्स आ जाएगा इसका एरिया, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे ग्राफ में से, सॉरी टेबल में से, तो आएगी 0.4335, यही होती है। हाँ, तुम कैलकुलेटर में से भी देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर में भी इसका ऑप्शन दिया होता है, मैं ये भी यूज करना सिखाऊंगा तुम्हें कैलकुलेटर। इसके लिए भी 0.1336, 0.1336। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि जो इनका डिफरेंस ऑफ मीन है वो इसको एक्सीड कर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप कि यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी, और यही था आज का हमारा टास्क। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।